नमस्कार। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। क्लास 12th की ज्योग्राफी तक हम पहुंच चुके हैं। 2 पार्ट क्लास 12th पर आप देख चुके हैं, लगभग 4 चैप्टर में आपके समाप्त कर चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा प्राथमिक क्रियाओं के विषय में। हालांकि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो ये सारी चीजें यानी कि प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी हुई जो मूलभूत जानकारी है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, या तृतीयक क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें कैसी तरीके की होती हैं, ये सारी चीजें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ से आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। तो आज हम प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं। तो आखेट करना, आखेट आप जानते हैं, आखेट का मतलब होता है शिकार करना अपने जीवन यापन के लिए या अपने भोजन के लिए। शिकार करने का जो कार्य होता है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। भोजन इकट्ठा करना, भोजन संग्रह करना, हालांकि यह इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भारत क्योंकि विविधताओं का देश है और यहाँ पर भी बहुत से क्षेत्रों में, चाहे वो हिमालयी क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे वह मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उनमें आज भी आखेट यानी शिकार करने की जो परंपरा है, इसके अलावा भोजन का संग्रह करने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो आखेट हो गया या भोजन संग्रह की बात करी जाए, ये सारी चीजें जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा पशुचारण, पशुओं को चराना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन, सारी ये क्रियाएं जो हैं ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत देखी जाती हैं। वन बाय वन सभी को समझते हैं। जैसे आखेट और भोजन संग्रह की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो हमारा आदिमकालीन समाज था, यानी जब हम वास्तविक मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हुए थे, उससे पहले जब लोग यानी मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था, तो मनुष्य जो है खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार गति करता रहता था और इसके साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए शिकार और भोजन संग्रह की प्रोसेस जो होती है उस पर डिपेंड रहता था। ठीक है, तो ये आदिमकालीन समाज की क्रियाएं थी। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैप दे रखा है एनसीईआरटी का, इसमें उस ऐसे क्षेत्रों को पॉइंट आउट किया गया है जहां पर आज भी आखेट और भोजन संग्रह की जो प्रोसेस है वो की जाती है कुछ जनजातियों के द्वारा या कुछ लोगों के समूहों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो है कुछ जनजातियां रहती हैं, निवास करती हैं। यहाँ के जो लोग हैं आखेट और भोजन संग्रह पर डिपेंड रहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का मध्यवर्ती हिस्सा हो गया, अफ्रीका का कुछ तटीय क्षेत्र, इसके अलावा कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र आ जाता है। इधर से आप देखेंगे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से जो है यहाँ पे भी आखेट और भोजन संग्रह देखा जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे छोटा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडिया का पार्ट है और यहाँ से जो आपको डार्क वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हिमालय और अराकान योमा वाला जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे समूह या ऐसी कुछ जनजातियाँ रहती हैं जो आज भी आखेट और भोजन संग्रह पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र हैं, इनको आप यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मैप वगैरह आप देख पा रहे हैं ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, भोजन संग्रह के क्षेत्रों को अगर देखें तो दो पर्सपेक्टिव से इनको अगर देखते हैं हम, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यानी ग्लोब पर जब हम उच्च अक्षांशों की तरफ यानी ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वो सारी चीज़ें कैसी आ जाती हैं, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ गिनी जाती हैं। जैसे आपका उत्तरी कनाडा हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया, यूरोप और एशिया का सम्मिलित भाग, इसके अलावा साउथ चिली वाला हिस्सा जो है यहाँ पर जो है भोजन संग्रह का प्रोसेस किया जाता है। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में देखेंगे तो अमेजन बेसिन के जो जंगल हैं, ठीक है, वर्षा वन जो है अमेजन बेसिन के, यहाँ पर भी बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं जो भोजन संग्रह और आखेट पर निर्भर रहती हैं। इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र में की बात की जाए या ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, दक्षिण पूर्व एशिया का आंतरिक प्रदेश जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे समूह, ऐसे लोग या ऐसे कुछ जनजातियाँ रहती हैं जो आज भी जीवन निर्वाह के लिए आखेट और भोजन संग्रह पर निर्भर हैं। ठीक है, पशुचारण की बात करते हैं। पशुचारण वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय जो है, पशुओं को पालने का जो व्यवसाय है वो निर्वहन या व्यवसाय के स्तर पर किया जाता है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं छोटे लेवल पर जब इस काम को करते हैं पशुचारण को, तो वो अपने सामान्य जीवन की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए या सामान्य जीवन निर्वाह के लिए पशुचारण करते हैं। और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पशुचारण को व्यवसायिक रूप में किया जाता है, मतलब एक तरह का बिजनेस के फॉर्म में इसको किया जाता है। बहुत बहुत सारे फार्मों में जो है बड़े
असंख्य रूप से जो है जो जानवर होते हैं उनको पाला जाता है, तो वो एक बड़े लेवल का काम हो गया जिसको हम व्यावसायिक तौर पर देखते हैं। चलवासी पशुचारण क्या होता है? ये टर्म जो है चलवासी पशुचारण, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, पहली वीडियोस देखी होंगी, तो आपको इस टर्म के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी। जो पशुओं को चराने वाले होते हैं, पशुचारक होते हैं, वे अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, किस पर निर्भर रहते हैं? पशुओं पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, पशुओं के साथ पानी व चारागाह उपलब्धता के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी आज ये किसी स्थान पर रुके हुए हैं, वहां पर इनको अपने पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है, पशुओं के चरने के लिए चारागाह या उनके लिए चारे या घास की व्यवस्था है। आज जब तक यहाँ पर व्यवस्था है तब तक ये यहीं पर रहेंगे। जब यहाँ से ये सारी चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी या यहाँ चीज़ों में कमी होती दिखेगी, तब ये अपना स्थान परिवर्तित करके इन्हीं चीज़ों की तलाश में दूसरे स्थान की तरफ अपना रुख इख्तियार करेंगे। ठीक है, तो ये चलवासी पशुचारण हो गया। इसके बाद में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र देखते हैं। ये जो प्रोसेस है ये किन किन क्षेत्रों में देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक चलवासी पशुचारण की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया के टुंडा प्रदेशों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप जो हो गया, वहाँ पे भी आपको चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है। प्रश्न उठता है कि भारत में इस तरह की क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। याद रखेंगे, चलवासी पशुचारण से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो आप हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों को याद रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, जैसे गुज्जर जनजाति, बक्करवाल, गद्दी, भूटिया लोग जो होते हैं ये ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास या चलवासी पशुचारण, इसको आप एक ही तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक ही तरीके से समझ सकते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है मौसम के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे या पानी की तलाश में ले जाना और उनके साथ खुद जाना, खुद जो है उनके साथ में जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी गुज्जर, बकरवाल, भूटिया लोग होते हैं, गद्दी जनजाति जो होती है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और इस तरह की जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। ठीक है, प्रमुख पशु अगर देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय एवं बैल जो है प्रमुख रूप से चलवासी पशुचारण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में आपको जानवर मिलेंगे भेड़, बकरी और ऊंट। तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भाग में आपको याक और लामा जैसे पशु देखने को मिलते हैं। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश जो है यहाँ पर रेंडियर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में, हम पढ़ रहे हैं चलवासी पशुचारण के बारे में। तो ये जो क्षेत्र हैं, जो डार्क एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके पास बुक होगी उसमें से देख सकते हैं। इसके बाद में वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में बात करते हैं। कमर्शियल लेवल पर पशुधन पालन। ठीक है, कमर्शियल लेवल पर पशुधन पालन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से व्यापारिक रूप में या कह सकते हैं बिजनेस के फॉर्म में जो है पशुओं का पालन। तो यहाँ पर जो पशु पाले जाते हैं एक विशाल क्षेत्र पर बड़े बड़े फार्म बने होते हैं, उन फार्मों में पशुओं को पाला जाता है। और जनरली अगर बात की जाए वाणिज्यिक पशुधन पालन की, तो यहाँ पर जो फार्म होते हैं इसमें एक ही कैटेगरी के पशुओं का पालन किया जाता है। और वाणिज्यिक पशुधन पालन के अगर क्षेत्रों की आपसे बात की जाए तो वो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाणिज्यिक पशुधन पालन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। कृषि के प्रकारों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने यहाँ पर फिर भी उनके नाम लिख दिए हैं। एक तरह से आपके रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें और कहीं ना कहीं आपका रिवीजन के फॉर्म में भी ये काम करेगा। तो कृषि अलग अलग विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स में विभिन्न प्रकार के रूपों में की जाती है। जैसे आपकी निर्वाह कृषि हो गई, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गई, आदिमकालीन निर्वाह कृषि हो गई, आपकी सहकारी कृषि हो गई, मिश्रित कृषि हो गई, गहन निर्वाह कृषि हो गई, रोपण कृषि हो गई, डेयरी कृषि हो गई, डेयरी फार्मिंग जिसको कहते हैं, और भूमध्य सागरीय कृषि। ये इस कृषि के विभिन्न रूप आपको विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे आप गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र इस मैप में दिखाए गए हैं, जहां पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो जो जो डार्क डार्क वाले एरिया हैं ये सारे गहन कृषि निर्वाह वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा गहन निर्वाह कृषि जो है आपकी
देखी जाती है, जैसे उत्तरी चीन हो गई, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, ये जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अगर भारत में बात की जाए कि गहन निर्वाह कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र कौन से हैं जहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है, तो सिंधु गंगा का मैदान हो गया, ठीक है, और विशेष रूप से सिंधु गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है, उन स्थानों पर गहन निर्वाह कृषि आपको देखने को मिलती है। रोपण कृषि के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब रोपण जो भी फसलें होती हैं या रोपण कृषि की जाती है, तो वहाँ पर कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है वो सामान्यतः काफ़ी बड़ा होता है और इसमें अधिक पूंजी लगती है, ठीक है, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा इसके लिए हमें उच्च प्रबंध या मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तकनीकी आधार पर हमको उच्च रूप से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपियों द्वारा इसका विकास किया गया था, मुख्य रूप से रोपण कृषि का। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर रोपण कृषि के जन्मदाता के रूप में यूरोपियों को जो है श्रेय दिया जाना चाहिए। जैसे फ्रांसवासी थे, फ्रांसवासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोकोआ की पौध लगाई थी सबसे पहले, फिर उसके बाद में ये जो है अलग-अलग रूप में विभिन्न विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये जो है फैल गई। ब्रिटेनवासी जो थे उन्होंने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, ठीक है। मलेशिया में इन्होंने जो है रबड़ के बाग लगाए। ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे रबड़ की बात की जाए, चाय की बात की जाए, कॉफ़ी की बात की जाए, ये सारी जो फसलें हैं ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस में क्या किया था, नारियल और गन्ने के बागान लगाए। तो नारियल की है या फिर गन्ने की, ये भी रोपण कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में कुछ कॉफ़ी बागान जो, ठीक है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में आज भी हैं। तो कुछ कॉफ़ी बागान जो ब्राज़ील के हैं और यूरोप वासियों के नियंत्रण में हैं, उनका नाम दिया जाता है फेजेंडा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेजेंडा क्या होता है। एनसीईआरटी में ऐसी ही प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो कभी-कभी हम उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं, नेगलेक्ट कर जाते हैं और वही चीज़ आके हमारे एग्ज़ाम में हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम वहाँ पर एकदम अपने आप को असहाय और निरुत्तर महसूस करते हैं। तो एनसीईआरटी को विशेष रूप से ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप इसके बारे में कुछ भी अपने विचार कह सकते हैं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में बात करें तो इसमें सबसे मुख्य फसल गेहूँ होती है और मैदानी क्षेत्र होते हैं एक तरह से, जहाँ पर ये गेहूँ वगैरह की फसलें की जाती हैं। तो इनको अलग-अलग देशों में या अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न आपके पीसीएस प्रीलिम्स में 100% देखने को मिलेगा। यूरेशिया में इनको स्टेपीज़ कहा जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेयरी कहा जाता है। अर्जेंटीना में इनको पम्पास के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ट्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में इनको कैंटरबरी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% पीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये मैप में जो है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो डार्क वाली एरिया है वो सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। मिश्रित कृषि देखेंगे तो विश्व के जितने भी डेवलप्ड भाग हैं, विकसित क्षेत्र जो हैं, चाहे वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा हो, यूरेशिया हो, दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले जो जितने भी हिस्से हैं वो हों, वहाँ पर जो है आपको मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉप देखने को मिलती है। मिश्रित कृषि का मतलब क्या है कि फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन। कभी कभी इसमें क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पशुपालन का कृषि से क्या संबंध है या मिश्रित कृषि में पशुपालन कहाँ से आ गया। तो ये कभी कभी कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है। आपको याद रखना है कि मिश्रित कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसके बाद में आपकी डेयरी कृषि आती है। डेयरी कृषि में क्या होता है, पशुओं को पाला जाता है, लेकिन ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो दूध देते हैं। यानी मुख्य रूप से डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। इसके बाद में फिर न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो है डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में देखे जाते हैं। ये जो प्रश्न है पीसीएस के प्रीलिम्स में देखा गया है। अगर आपने पीसीएस के जो पीवाईक्यू है, अगर आपने लगाए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर आपने एनालिसिस किया होगा, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिला होगा 100%। और इस प्रश्न को मैंने शायद ये 2022 के प्रीलिम्स में 2020 के प्रीलिम्स में आया था, 2020 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न देखने को मिला था। ये मैंने आपको उस पर भी शेयर किया था कम्युनिटी पर, और ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर जो है वो गलत दिया था, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि
ये खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए फेमस है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कृषि की जाती है वो विशेष रूप से जानी जाती है जितनी भी खट्टी प्रजाति के फल होते हैं उनकी खेती के लिए। अंगूर की खेती यहाँ की प्रमुख विशेषता है। तो प्रश्न इस तरीके से था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों की खेती के लिए फेमस है, तो वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि की बात करें तो इसमें जो है गहन श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है। और बाजार के लिए सब्जी खेती मतलब बाजार में सप्लाई के लिए एक तरह से वाणिज्यिक लेवल पर उद्यान कृषि जो जिन क्षेत्रों में की जाती है उन क्षेत्रों में आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए के उत्तरी पूर्वी हिस्से, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये जो है सारे सब्जी खेती और उद्यान कृषि के लिए फेमस हैं। केवल सब्जियां पैदा करने वाले प्रदेश जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर केवल जो है सब्जियां पैदा की जाती हैं, ठीक है, तो वो ट्रक कृषि के अंतर्गत आता है। एक नाम इसको दिया जाता है, टर्मिनोलॉजी है इसकी ज्योग्राफी की। सामूहिक कृषि की बात की जाए तो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। यानी एक ऐसी कृषि जहां पर जितने भी साधन हैं उन पर अधिकार सामूहिक रूप से सभी लोगों का है, और काम भी खेतों में, यानी जो काम किया जाता है तो काम भी खेतों में सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो सामूहिक कृषि के अंतर्गत आता है। और इसका प्रारंभ सबसे पहले सोवियत संघ में हुआ था, यानी वर्तमान रूस में हुआ था। और इसका जो उस टाइम पे नाम इसको दिया जाता था वो कीलक खोज के नाम से इसको जाना जाता था, कीलक खोज। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कीलक खोज क्या है, तो ये एक प्रकार की सामूहिक कृषि का प्रकार है। ठीक है, तो ये आज का सेशन हो गया जिसमें हमने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो अगला सेशन आएगा उसमें हम द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। यानी अगले वाले वीडियो को मैं बिल्कुल मर्ज करके आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ही 2 से 3 दिन में बचे हैं, तो 2 से 3 दिन में ये पूरा आपका जो 12th वाला पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने तैयार कर लिए हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा, मेंस के लिए नहीं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो ज़्यादा उसमें आपको नहीं पढ़ना है। तो मैंने सोचा था अगर एनसीईआरटीज़ को मैं लेकर के चलूँगा और आपको पढ़ाऊँगा 9th की, 10th, 11th, 12th और आप पढ़ाऊँगा तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा, तो मैंने पहले ही उनको बना करके रख लिया है। उसके साथ साथ जो नोट्स मैं आपको वीडियो फॉर्म में यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा इकोनॉमिक्स के, तो उन इकोनॉमिक्स के जितने भी वीडियो होंगे, यानी मतलब एक ही वीडियो में बनाऊंगा, उस एक वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी बजट वगैरह आएगा, जैसे अभी आने वाला है, तो बजट वगैरह या इकोनॉमिक सर्विस जो है, जो भी करंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं काय की इकोनॉमिक्स की, उनको देख लेना है उसके साथ में, और इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स की मैं केवल सिंगल वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की हो, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। और इकोनॉमिक्स की तरफ से अपने दिमाग में जो आपके में प्रेशर चल रहा होगा, टेंशन चल रही होगी, उसको निकाल देना है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगी। और ज़रूरी है कि आप यूपीपीसीएस से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं, चाहे आप जो आयोग कराता है, जैसे आपका आरओ हो गया, या यूपी ट्रिपल एस सी जो परीक्षाएं कराता है, लोअर पीसीएस जो हो गया, सभी के लिए सफिशिएंट है, सभी के लिए जो है वो हेल्प करेगी आपको। ठीक है, तो चैनल के साथ बड़े रहना है। इसके साथ साथ इस वीडियो से आपको क्या अच्छा लगा, या इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उस संबंध में अपनी जो फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, वो ज़रूर आप दिया करें, जिससे कहीं ना कहीं मुझे काम करने के लिए एक एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और उस चीज़ का मुझे हमेशा आपकी तरफ से इंतजार रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।